साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सुधार की। आप सोच रहे होंगे सर बैंकिंग सुधार क्यों पढ़ें हम। जी हाँ, आपके मन मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आना, इस प्रश्न का उठना लाजमी है, जायज है। बेटा आपके बोर्ड में इसका महत्व कुछ है, कुछ हो सकता है, एक दो प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का टीचर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस पर भी प्रकाश डालें। आगे चल करके जब आप कंपटीशन देते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो क्यों ना हम अपने बेसिक को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस बात पर आज हम फोकस करने वाले हैं। आई होप आप इस पे एक बार अपना प्रयास कीजिएगा कंसंट्रेट होने का। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं। हालांकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन या इसको समझने की आवश्यकता क्यों है। तो आइए हम वर्तमान समय तक और जब से शुरुआत हुई बैंकिंग सुधार की वहां से वर्तमान तक की यात्रा आपके साथ कंप्लीट करने वाले हैं। आपका समर्थन और प्यार चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ये कुछ चित्र लगे हुए हैं। आप इस चित्रों पे, इस इमेज पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करोगे तो आपको कुछ याद आएगा। हालांकि इसका आंसर तो आप लास्ट में दे पाओगे कि किसके इमेज हैं, बट इसमें आप ये वाला फिगर आप अवश्य जान रहे होंगे। ये स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी हैं, सरदार जी हैं, और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। इनके समय में जो सुधार के कार्य किए गए तो वो बहुत सराहनीय रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। हालांकि उससे पहले भी जब ये थे तो इनके समय बहुत सारे सुधार हुए। आपने 11 में पढ़ा होगा बेटा कि एलपीजी की नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जुलाई 1991 का वो समय था जब सुधारों की एक नई पटकथा लिखी जानी थी, और ये कथा थी, ये बातें थी व्यापार के दृष्टिकोण से, ये बातें थी उत्पादन के दृष्टिकोण से, ये बातें थी नीतियों के दृष्टिकोण से। तो जब ये आर्थिक सुधारों का ये दौर चला तो उसमें जहां व्यापार थे, वाणिज्य था, बैंकिंग क्षेत्र भी इसे अछूता नहीं रहा। बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार किए गए, और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को पढ़ने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर में बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी चीजें स्टार्ट में चल रही थी। तो पहले स्टार्ट को देखेंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे जुलाई 1991 की उस तारीख में जब सुधारों की प्रक्रिया बैंकिंग क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा रही थी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई अगर हम बैंकिंग की बात करें, और बैंकिंग में हम लोग देखते हैं कि भाई स्टार्ट में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके एक बैंक का निर्माण किया जाता है। और ठीक है, 1921 में, और 1921 के बाद इसे आप प्रेसिडेंसी कह सकते हैं। इसके बाद में वो काम, उसको नाम चेंज करके 1955 में आपने पढ़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का नाम दे दिया जाता है। हालांकि ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। किस मुद्दे पे काम नहीं कर पाता है कि ये छोटे किसानों को, छोटे और कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को ऋण देने की कंडीशन में, किसानों को ऋण देने की कंडीशन में ये सब काम नहीं हो पाता है, और इसलिए अब सुधारों की प्रक्रिया लाजमी हो जाती है। ठीक है,
अब इंपीरियल बैंक से ये बन गया एसबीआई, तीनों की मर्जिंग हुई, मर्जिंग के बाद में कुछ समय बाद एसबीआई का नाम आ गया। तो ये 3 स्टेप में इधर रहा। अच्छा, ये लोग मुद्रा से रिलेटेड बाकी काम किया करते थे, लेकिन चीजें सही नहीं थी। तो आगे मैंने आपको यंग हिल्टन कमीशन या हिल्टन कमीशन, हिल्टन आयोग आप याद कर लो, इसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना होती है और ये एक्ट आता है 1934 में और स्थापना हो जाती है 1935 में। अब जब आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके पास अधिकार आते हैं, इसको अधिकार दिया जाता है। अब अधिकारों के तहत बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, भाई इसको सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कर दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण के बाद 1949 में, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि क्या ये अकेले काम कर पाएगा? जो व्यवसायिक बैंक और भी चल रहे थे, ये तो केंद्रीय बैंक बना दिया गया। अब मुद्दा आया कि अब व्यवसायिक बैंक काम कर पा रहे हैं, तो व्यवसायिक बैंकों से ये चीजें नहीं हो पाई। इनमें भी 2 टाइम मर्जिंग होती है, एक 1969 में और एक 1980 में। तो 2 मर्जिंग की कहानी और भी गढ़ी गई, लिखी गई। एक होती है 1969 में और एक आप मान लीजिए 1980 में, ठीक है। आगे भी इसकी प्रक्रिया चलती रही। तो एक तो ये पूरा का पूरा कहानी हो गई, लेकिन इसमें एक जो दीमक की तरीके से काम कर रहा था, जो डीमेरिट्स थी इसकी, वो पहले मुद्दे जो थे कि भाई लघु उद्योगों को ऋण चाहिए था, सीमांत किसानों को, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण चाहिए था, ठीक है। उत्पादन एवं कृषि उपकरण के लिए चाहिए था। तो इन पर यह काम नहीं हो पा रहा था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले समिति का गठन होता है, जिसको हम नरसिम्हन समिति 1991 कहते हैं। क्लियर है? नरसिम्हन समिति फर्स्ट लिखा है और यहां पर आप देख सकते हो वही आपके प्रधानमंत्री जी। जुलाई 1991 एलपीजी, जो मैंने आपको बताया कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो एक नई नीति शुरू हुई और जिसने भारत को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया कि भाई ये दूसरे देशों से, दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से कनेक्टिविटी रखें। तो सभी प्रकार की नीतियों में ये अपने परिवर्तन कर रहा था, चेंज कर रहा था। वो कोटा को लेकर के हो, टैरिफ को लेकर के हो, सब्सिडी को लेकर के हो, या आयात निर्यात के आइटम्स के लेकर के हो। अब इन्हीं बातों से बैंकिंग क्षेत्र में भी जो भी समस्याएं थी, मैंने आपको बताया, उन पर भी ये काम हो रहा था। तो पहला कमीशन आपके सामने बनता है, वो बनता है 1991 में। ये क्वेश्चन आप में आता है बोर्ड में। स्थापना हो रही है अगस्त 1991 में। वित्त मंत्री इस समय है आपके सामने, आपके जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में जानते हो, वो 1991 में आपके सामने वित्त मंत्री के रूप में थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। क्लियर है? मुख्य सुझाव किस रूप में दिया गया? तो एसएलआर जो था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में कटौती करना था। एसएलआर जो इतना था वो लगभग देखो 38%। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई ये कहाँ था उस समय? आप कभी सोच पा रहे हो? मैंने अभी आपको 18 के करीब पढ़ाया है। यहां रिकमेंडेशन देखो, आपके मस्तिष्क में ये बात जानी चाहिए। और जो लोग थोड़ा बहुत भी बैंकिंग क्षेत्र का नॉलेज रखते हैं या आप रख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 38% के लगभग थी उस समय।
ये एलपीजी था, लिबरलाइजेशन इस बात में था, उदारीकरण इन बातों में था। ठीक है, उदारीकरण यहां दिखाई देता है। क्या नीति थी कि इसको हमको घटा करके कहां लाना है, 25%। अभी मैंने आपको 18 पढ़ाया है, इसके लगभग लगभग और कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, बैंकों को रखना होता है अपने पास प्रतिभूतियों को, पैसों को। फिर बैंक कह रहे थे कि भाई आरबीआई कह रहा है मेरे पास, तो ये 15% रखना होता था। इसको घटा करके इन्होंने कहा है इसको 3 से 5% जो वर्तमान में है करना था। तो सीआरआर और एसएलआर को कटौती करना, उसको कम करके जो अधिक दरें थी 38.5% एसएलआर था और 15% लगभग था सीआरआर, इनको कम करना था 25 और 3 से 5 की दर में लाना था। ये पहला मुद्दा था। वित्त मंत्री इस समय कौन है, मनमोहन सिंह जी हैं। और इस समय जो कमेटी गठित हुई इनके समय में 1991 नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट थी। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने इनकी कुछ बातें यहां पे थी। सक्रिय बैंकिंग स्वतंत्रता होनी चाहिए, ब्याज दरों का बाजार, मतलब क्या हुआ भाई, भाई आधारित निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, जो बेस हो उसको निर्धारण किया जाए। साख की लक्षित प्रणाली समाप्त करना, पहले से ही साख कितना होना चाहिए, नहीं भाई। बैंकों की स्वायत्त और दोहरी नियंत्रण, आरबीआई प्लस एमओएफ समाप्त करना था। ठीक है, कि मतलब आरबीआई अपने हिसाब से काम करे और बैंक अपने हिसाब से काम करे, नहीं, ये दोहरा चरित्र खत्म करना था। केवल आरबीआई को नियामक बनाना था। अब समझ में आया। उस समय तक 91 तक की स्थिति ये क्लियर नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया व्यवसायिक बैंक कुछ और काम कर रहे थे, वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पा रहे थे। तो ये बातें आपको इनके रिकमेंडेशन से साफ जाहिर होती हैं कि बैंकों में पहली स्थिति क्या थी, सुधार क्यों करना पड़ा। फिर कहा गया बैंक पुनर्गठन और विलय, ये आगे चले। 91 की बात है, बैंकिंग में पुनर्गठन हो और उनके मर्जिंग हो, ये बात भी इनके रिकमेंडेशन में थी। फिर था स्टेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, एआरएफ, स्टेट का एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाना। और ये कंस्ट्रक्शन फंड क्या काम करेगा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट का भी, जो लोग लेकर के चले जाते हैं उधारी, जिनको ऋण दे दिया जाता है, वो यहां से भगौड़े की तरीके से न हो जाए, उनके पास हम ऋण देते चले जाओ, उनसे रिकवरी न कर पाए, और रिकवरी न कर पाना ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ाता है। या हम चुनावी सभा में घोषणा कर दें कि फला ऋण माफ, तो ये बैंकों पर ही कहीं ना कहीं मुसीबत आती है, दबाव आता है, उसको एनपीए कहते, तो इसका भी प्रबंधन करना था। तो ये दो बड़ी बातें यहाँ पे आपको दिखाई दी नरसिम्हन समिति फर्स्ट में। अब नरसिम्हन समिति द्वितीय बनाई गई। क्या बनाई गई, नरसिम्हन साहब को आप देख पा रहे हैं। नरसिम्हन समिति द्वितीय जब बनाई जाती है बेटा, तो द्वितीय में मामला क्या होता है, ये 98 में बनाई गई, तो एक 91 में थी। वो लोग सोच रहे थे कि इस पे कुछ काम होगा, काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी समिति बनानी पड़ गई। और इस दूसरी समिति में क्या क्या बातें थी, इसका मतलब है पहली और दूसरी के अंदर जो 7 साल का अंतर था, उन अंतर में क्या सुधार हुए और क्या कमी रह गई, वो बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्या क्या था मामला। इसकी स्थापना मैंने जैसा कि कहा दिसंबर 97 में हुई, इसीलिए इसको 98 कहा जाता है। ठीक है, समिति या रिपोर्ट 98 में प्रस्तुत करती है, अप्रैल में। मुख्य सुझाव क्या थे, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, CAR की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें सुधार होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, क्रेडिट और मार्केट जोखिम शामिल है, क्रेडिट जो आप लेते हैं, ठीक है, पैसा। दूरसंचार 5% अतिरिक्त एफएक्स होना चाहिए। ठीक है, एनपीआर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में के लिए रोजाना, अब देखो सबसे बड़ी बात है 90 दिवस का मानदंड, रोजाना हो, 90 दिन का मानदंड हो, इसके अंदर ये हो जाए। एनपीए को पहचानने और रोकने हेतु जोखिम प्रबंधन, एनपीए को हम पहचाने कि भाई किसको हम ऋण दे रहे हैं, क्या वो ईमानदार है, और इसके आगे उस पर कैसे प्रबंधन, कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो तब काम हो पाया था। सीआरआर एसएलआर की बात यहाँ पे नहीं दोहराई गई है, यहाँ पे एनपीए की समस्या अभी तक बनी हुई है। ये बैंकिंग का सबसे बड़ा दीमक है, क्लियर है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी शामिल है, क्योंकि जब हमारे पास लोकतंत्र की स्थिति दिखाई देती है, चुनाव की स्थिति दिखाई देती है लोकतंत्र में, तो उसमें ऐसी घोषणा पत्र में होता है कि भाई हम आएंगे तो हम ऐसा
ऋण माफ करेंगे तो वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, ये भी एनपीए का वाला मामला था। जोखिम मार्केट को, दूरसंचार को, ये सभी के यहाँ पे अलग अलग सुझाव थे। अब टायर सेकंड वाले में पूंजी बढ़ाने है तो बॉन्ड जारी करने की अनुमति। देखो आप बार बार पूछते हो बॉन्ड कब जारी किया जाता है, तो ये जान लो कि नरसिम्हन समिति सेकंड में बॉन्ड की बात की थी। पूंजी बढ़ाने के लिए हम जब बॉन्ड को देते हैं तो वहां से हम पैसा मार्केट से उठा लेते हैं और इससे नए प्रकार का निवेश होता है और नए प्रकार का उत्पादन होता है, जिससे फिर लाभ मिलता है तो सबको लाभ बांट दिया जाता है। ठीक है, एक तो बॉन्ड की अनुमति दी गई, सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर भर्ती, जानकारी तकनीकी, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी बिल आदि में बैंकिंग स्वायत्ता बढ़ाना, बोर्ड सुधार करना, सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाना। ठीक है, अब सरकार की हिस्से 33% से नीचे, क्योंकि अगर सरकार हावी हो जाएगी तो दिक्कत होगा। अभी व्यवसायिक बैंक हावी थे, आरबीआई की बात नहीं मान रहे तो उनको सुधारा गया। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें, एक तो बैंक स्वायत्ता बढ़ाना, हिस्सेदारी सरकार की कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर भर्ती, मतलब जानकारी तकनीकी जोखिम प्रबंधन, इससे रिलेटेड लोग जानकारी से परिपूर्ण लोग हों, और साथ ही साथ बॉन्ड जारी करना पूंजी निवेश को के लिए। क्लियर है, ये बातें थी टायर सेकंड में, नरसिम्हन समिति सेकंड में 1998 में। अब हम आते हैं एक नए प्रकार की समिति जो तत्कालीन आप देखेंगे 2014 की बात है, 2014 की बात है। इसके कहते हैं पीजे नायक समिति। क्या नाम है? पीजे नायक साहब को आप देख सकते हैं इधर। पीजे नायक समिति का उद्देश्य क्या था? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक में शासन या गवर्नेंस सुधार, शासन तंत्र में सुधार करना। क्या क्या दिक्कत थी? मुख्य सुझाव थे बैंक नेशनलाइजेशन अधिनियम, ठीक है, 1970 1980 इन्होंने बताया है। एसबीआई एक्ट आदि को समाप्त करना, ये चीजें समाप्त हो। फिर बैंक निवेश कंपनी बीआईसी बनाना, सरकार की हिस्सेदारी को ट्रांसफर करना, हिस्सेदारी को भाई हम निकालेंगे। बैंक बोर्डों की स्वायत्त नियुक्ति करना। अब देखो बैंक बोर्डों की स्वायत्त नियुक्ति, ऑटोनॉमस की बात की जा रही है, ठीक है। अस्थायी रूप से बैंक बोर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो बीबीबी, बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो का गठन, बोर्ड और साथ ही साथ नियुक्तियां, फिर इसके बाद में का गठन हो और बोर्ड की नियुक्तियां हो, सीईओ और एमडी चयन में बीबी की सलाह। अब देखो ये बीबीबी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी सलाह ली जाएगी अगर सीईओ और एमडी को चयन करना है तो। एक बात यहाँ पे कहा गया बैंक बोर्डों की स्वायत्त नियुक्ति की जाए, ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए। बैंक नेशनलाइजेशन अधिनियम बताया गया और आरबीआई एसबीआई एक्ट को समाप्त करने की बात कही गई। बैंक निवेश कंपनी बीआईसी बनाना। तो ये सारे के सारे तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, बैंक में जो आई थोड़ी बहुत समकालीन आवश्यकताएं थी उनको देखते हुए पीजे नायक समिति ने ये बातें रिकमेंड की थी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद में क्या है? अब आती है नचिकेता मोर समिति। क्या है? नचिकेत मोर समिति, ये 2013-14 की है। साथ में नचिकेतर, देखो सबसे बड़ी बात है कि उसका उद्देश्य क्या था? निचले आय स्तर वाले लोगों के या लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेशन। अब निचले आय स्तर वाले या लघु व्यापार, जो छोटे कारोबारी हैं या छोटी आय वाले लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं, उनका वित्तीय समावेशन सबसे प्रमुख भूमिका थी। फिर इसके बाद पेमेंट बैंक, आपने नाम सुना होगा, व्यवसायिक दलाल मॉडल, ठीक, ई कारपोरेट अकाउंट्स और वॉल्ट आदि की योजना थी। और जो कुछ योजनाएं आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, आगे चलकर तैयारी के समय में आप इन सब पर भी आप कभी सुनेंगे, जानेंगे और जानना जरूरी भी है। इन सब पर भी नचिकेत मोर समिति ने 2013-14 में प्रकाश डाला कि ये बात भी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो नचिकेता मोर साहब को। अब ये जाना माना चेहरा, पर्सनालिटी आपके सामने है, शायद आपने इनको देखा होगा सुर्खियों में, इनको सुना होगा, लेकिन देखिए इन्होंने रिकमेंड क्या किया, ठीक है। अन्य उल्लेखनीय समितियां हम बताने जा रहे हैं बैंकिंग सुधार में।
जिसमें सबसे पहला ही नाम रघुराम राजन साहब का है। इन्होंने 2008 में क्या रिकमेंड किया था? वित्तीय समावेशन हो, दूसरी बात है स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, बैंकिंग सुधार हो। क्लियर है? सबसे बड़ी बात थी वित्तीय समावेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी है स्थिरता, ठीक है। और फिर आए बिमल जालान समिति। ये आपको इसलिए नाम याद करा दे रहे हैं कि बिमल जालान कौन थे? आप सब इनके सिग्नेचर देखोगे करेंसी पर, आप सभी लोग क्या थे? कहीं ना कहीं ये आरबीआई के गवर्नर पद पर काम कर चुके लोग थे। इन्होंने जब देखा कि बैंकिंग क्षेत्र में, चूंकि ये टॉप पे थे, एपेक्स पे थे, तो इन्होंने ये देखा कि ये कमियां हो सकती, तो रिकमांड में इन्होंने डाला। आने वाले समय में इस पे कुछ क्षेत्रों में काम किए गए, ठीक है। कुछ को हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में रहते हुए ना किया गया हो, या उस पर भी विचार करने की बात आगे सस्टेन कर दी गई हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये सभी लोग क्या थे? आपके कहीं ना कहीं गवर्नर रहे थे। अब देखो, इन्होंने कहा, बिमल जालान समिति ने, नए बैंक लाइसेंस जारी किया जाए, बैंकिंग अनुमति प्रक्रिया लाई जाए, बैंक की अनुमति हो। फिर रंगराजन समिति आ गई, ठीक है। रंगराजन अलग है, रघुराम राजन अलग है। अब देखो, बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन, बैंक में तकनीकी लाने का काम रंगराजन समिति ने किया था। ये स्टार मार्क कर लो। आप लोग सोचते हैं कि बैंक में ये आधुनिकीकरण कैसे आया, तकनीकी आधुनिकीकरण कैसे आया, टेक्नोलॉजी कैसे आई, तो ये रंगराजन समिति की रिपोर्ट थी। और उस पर आर.एच. खान समिति, लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट, वही हम बात कर रहे थे, और प्राथमिक लीडर सुधार, लघु उद्योगों को कैसे पैसा दिया जाए, किस एवज में दिया जाए, कितना दिया जाए। फिर है एच.एम. खान को आप याद रखना। डेमोड्रेन समिति, ये कब थी? 2011 की थी। ग्राहक शिकायत समाधान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर से हम हैं, हमसे कस्टमर नहीं है, कस्टमर से हम हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए शिकायत समिति, सेवा मानक और नो फ्रील, ठीक है, खाता प्रस्ताव को भी इन्होंने रिकमेंड किया था, नो फ्रील खाता प्रस्ताव। तो आपने डेमोड्रेन समिति देखा, आर.एच. खान समिति देखा, रंगराजन समिति, ध्यान रखना कंप्यूटराइजेशन या टेक्नोलॉजी पे बैंक काम कर रहा है, बिमल जालान समिति और रघुराम राजन समिति। इन समितियों के आधार पर पूरे बैंकिंग सेक्टर में सुधार की प्रक्रिया चली, जो आज वर्तमान स्वरूप में आपके सामने है। आई होप यहां से आपको बैंकिंग सुधार के कुछ तत्व जरूर समझ में आए होंगे। हालांकि नरसिम्हन समिति फर्स्ट और सेकंड आपके सिलेबस में है। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।